Hello everyone, welcome all. I am Mrs. Sarla and I discussed in the last lecture what is teaching and what are the terms related with the teaching. उन terms में क्या relation है, क्या difference है, teaching क्या है. हमने डिस्कस किया टीचिंग इन ऑटोक्रेसी. एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ होता है टीचर ओरिएंटेड टीचिंग, जिसमें एक डिस्कशन, एक वार्तालाप होता है. टीचर खाली बोलता जाता है और स्टूडेंट को कोई भी बोलने का मौका नहीं मिलता है. मीन्स इसमें डिस्कशन नहीं होता है और टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट एक तरीके से पैसिव रोल करता है. और शिक्षण का अर्थ डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में या प्रजातंत्र में स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन हो गई, टीचिंग स्टूडेंट सेंटर्ड हो गई. दोनों ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं. और लेजिस्फायर टीचिंग में क्या होता है कि एक जो टीचर होता है वो एक गाइड, एक मित्र, एक मैनेजर, एक सहायक बनता है और स्टूडेंट अधिक एक्टिव होता है. तो इस तरीके से हमने टीचिंग का मीनिंग पढ़ा और कुछ ऐसे टर्म्स पढ़े. तो मैं उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ जिन चीज़ों से क्वेश्चन एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं. अब जो मैंने टर्म्स बताए कि टीचिंग का जो एक कहते हैं कि रिलेशन है या उसमें डिफरेंस है इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग में, और ट्रेनिंग एंड टीचिंग में, फिर इंडोक्ट्रिनेशन एंड टीचिंग में, और कंडीशनिंग एंड टीचिंग में. तो इन सब में क्या आपस में रिलेशन है, क्या आपस में डिफरेंसेस हैं, इनको हमने डिस्कस किया. और इसके बाद हमने टीचिंग की जो मीनिंग थी वो किस किस अलग अलग स्तर पर उसके नेचर के अकॉर्डिंग टीचिंग की मीनिंग थी, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दो पार्ट थे जो मैंने आपको डिस्कस किए. टीचिंग इज़ द मीनिंग, मतलब टीचिंग की जो मीनिंग है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या था इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, ये कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. और ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल, सबसे ज़्यादा टीचिंग के लेवल्स पूछे जाते हैं कि टीचिंग के कितने लेवल हैं. ये भी क्वेश्चन आता है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, ऐसे करके. तो 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं और नाम करके भी पूछ लेते हैं कि क्या नाम है. तो मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव मीन्स थिंकिंग, जिसमें लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट किया जाता है. तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं. अब बात करते हैं टीचिंग मेथड्स और टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की. स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं कि जब हम कुछ भी पढ़ाने जा रहे होते हैं तो ये देखा जाता है कि कौन सी स्ट्रेटजी हम फॉलो करें जिससे हम क्लास में जाकर इजी गोइंग टीचिंग कर सकें, कि डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी हो, कि ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजी हो. और ये सब डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का स्टैंडर्ड क्या है, क्या उसकी एज है, क्या उसकी मैच्योरिटी है, या उसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बेस होता है ये. और टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं उसको हम सिलेक्ट करते हैं जो एम्स, उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को देखकर कि हमें क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं. और टीचिंग मेथड्स जो होते हैं वो हम लोग कंटेंट को देखकर करते हैं. इनमें मेजर डिफरेंस यही होता है. कंटेंट, जो क्लास में हम कंटेंट सिलेबस पढ़ाने जा रहे हैं वो कितना इफेक्टिव मेथड से हम पढ़ाएं कि स्टूडेंट को इजी गोइंग समझ में आ जाए. तो ये कुछ आपके जो कोर्स में टीचिंग मेथड्स और स्ट्रेटजीज़ हैं मैंने आपको अच्छे से बता भी दिया है. क्लास भी इसकी हुई है आपकी और बहुत से क्वेश्चंस भी दिए हैं. इसको एक शॉर्ट में रिवाइज करते हुए चलते हैं. मेजर क्वेश्चंस जो आते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग पे आते हैं, लेक्चर मेथड पे आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन पे. ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स हैं. सबसे पहले हैं टीचिंग मेथड जो है आपका वो है लेक्चर मेथड. लेक्चर मेथड क्या होता है, इसमें यही क्वेश्चन आता है कि जिसमें टीचर अपना एक लेक्चर दे रहा है या और छात्र निष्क्रिय होकर, ये वर्ड यूज़ किया जाता है क्वेश्चन में, निष्क्रिय होकर सुन रहा है. तो ध्यान दीजिएगा इस वाले उस पर, ठीक से उसको केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िएगा कि जिसमें टीचर तो सक्रिय होता है पर छात्र निष्क्रिय होता है. तो ये इसका मेजर क्वेश्चन बनता है लेक्चर मेथड से. और ऑटोक्रेटिक मेथड है, यानी कि पूरा
शिक्षक केंद्रित ये विधि है। ये मेजर इसमें से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो ये हैं, यानी कि जो ये टीचिंग मेथड है वो वन वे ट्रैफिक है। इस तरीके से ही छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें केवल एक मार्गी प्रक्रिया होती है, अध्यापक केवल प्रस्तुतिकरण पर बल देता है, वही बोलता है, इनके बीच जो अंतःक्रिया होती है वो मतलब पूरी तरह से नहीं होती है, छात्र को बोलने का अवसर नहीं मिलता है। बट ये जो टीचिंग मेथड है ये पहले के समय में, प्राचीन समय में चलता था, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं दूसरा जो है आपका वो भी ऑटोक्रेटिक मेथड में आता है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जो कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर चीज़ों को एक प्रयोग प्रदर्शन के माध्यम से बच्चों को सिखाता है, तो हम ये समझते हैं कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। बट ये ऑटोक्रेटिक ही मेथड है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा केवल इस बात पे। इसमें कोई भी जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मॉडल होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, इस तरीके से हम एक चीज़ों को सामने रख कर यानी कि एक इफेक्टिवली पढ़ाते हैं। ये टीचिंग की एक बेस्ट मेथड माना जाता है जिसमें टीचर का भी रोल होता है और इफेक्टिवली चीज़ें दिखाकर, दृश्यात्मक रूप में, विजुअल फॉर्म में चीज़ों को दिखाकर टीचिंग की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है नरेशन मेथड। नरेशन क्या होता है? कोई भी चीज़ को एक विवरण देते हुए, यानी कि उनको एक इस तरीके से नरेट करना है, चीज़ों को बोलना है कि वो एक इमेजिनेशन सा वो बच्चे बना लें कि वो कंटेंट को ठीक से समझ सकें। यानी कि एक तरह से कहना चाहिए कि नरेशन एक तरह की मतलब आर्ट है कि हम जैसे किसी को कोई कैरेक्टर वाइज चीज़ें दे देते हैं क्लास में, ये भी टीचर कर सकता है। इफ़ेक्टिवली कोई हिस्टोरिकल चीज़ की हमें कराना है, या मोस्टली ये सोशल साइंस में यूज़ होता है। इसका मेन चीज़ तो सबसे पहला पार्ट ये आता है, सोशल साइंस में टीचिंग के लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। और इसमें इसको एक शिक्षक स्वकथन मेथड भी कहते हैं। इसमें कैरेक्टर्स को देकर उनके जैसे बोलते हैं, उनके कहना चाहिए कि लिरिक्स दे दी गई तो आप ये बोलो, तो एक लिविंग फॉर्म में, सजीव रूप में इसको कंटेंट को समझा जा सकता है। उदाहरण विधि जो होती है, उदाहरण देकर, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ, ये एक आगमन विधि की तरह चलती है जिसमें हम एग्जाम्पल्स देकर पहले उनकी थिंकिंग पावर, उनकी एक इमेजिनेशन पावर को, इससे मतलब मेंटल डेवलपमेंट जो होता है उनका बहुत अच्छा होता है। कंटेंट को हम एक इफेक्टिव बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ताकि वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसको समझने में वो हो सकें। और ये दो तरीके के वो होते हैं उदाहरण। एक वर्बल, जो केवल हम बताते रहते हैं कि इसको इससे कंपेयर करते हुए कि इसमें ऐसा हुआ, इसमें ऐसा हुआ, उदाहरण के तौर पर इस तरीके से हम बोलते हैं। और कहीं पर हम विजुअल एक इलस्ट्रेशंस भी दिखाते हैं, कुछ दिखाते हुए उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। तो ये उदाहरण विधि के द्वारा होता है। जो दृश्यात्मक होता है वो वही आ जाता है, उसमें चार्ट्स हो गए, मॉडल हो गए, ग्राफ हो गए, पिक्चर्स हो गई, जैसा कि मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में बताया। उसके तरीके से चीज़ों को यूज़ करके, यानी कि कोई हार्डवेयर टेक्निक यूज़ करके इसको विजुअल फॉर्म में दिखाकर यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये बहुत इम्पोर्टेंट मेथड होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टीचिंग मेथड का, जिसमें बालक की चिंतन और तर्क का विकास करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि उसको इस तरीके की एक समस्या दी जाती है जिसको विभिन्न चरणों से होकर उसको वो सॉल्व करने का प्रयास करता है। सबसे पहले इसे एक फिलोसोफर थे सुकरात, उन्होंने इसको दिया था। बाद में सेंट थॉमस ने इनका प्रयोग किया था। तो जो टीचिंग मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें व्यक्ति बहुत सी प्रोसेस से गुजरकर फिर वो अंत में उस समस्या का समाधान पा लेता है। तो इसके जो स्टेप्स होते हैं कि समस्या का कैसे निर्माण किया जाए, उसको किस तरीके से उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है, आवश्यक जो
जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसको कैसे कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, सिस्टमेटिक करना है और उसको एंड में मूल्यांकन करना है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कई बार हमसे एक स्टेप को लेते हुए भी क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि स्टेप कोई 4 बता देता है, कोई 6 बता देता है, कोई 5 बता देता है कि वो गिने हुए हैं उतने। बस हमें ये याद रखना है कि अगर वो स्टेप पूछना है तो हाँ, उसके बाद वो कौन सा स्टेप आ सकता है, उसको स्टेप को पढ़ के थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट मेथड पे। बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है प्रोजेक्ट मेथड, जो जॉन डेवी के प्यूपिल थे किलपैट्रिक, उन्होंने ये मेथड दिया था। इनके जो आप लोग ने प्रैग्मैटिज्म पढ़ा होगा, प्रयोजनवाद का सिद्धांत पढ़ा होगा, पूरा उसी पे आधारित है प्रोजेक्ट मेथड। 1918 में इसको प्रतिपादित किया गया। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, मेन इसका जो सिद्धांत है वो यही है कि किस तरीके से हम चीज़ों को खुद करके सीखते हैं। इसमें जो एक कहना चाहिए कि फंडामेंटल निहित रहता है वो ये होता है कि सीखने वाले को स्वयं कार्य करके सीखना चाहिए, और अगर वो स्वयं कार्य करके नहीं सीखता है तो वो लर्निंग स्टेबल नहीं होगी, वो अच्छी तरह से चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। और जीवन में किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो उस समय की सिचुएशन का, सर्कमस्टांसेस का, कंडीशन का एक उसको अच्छे से ऑब्जर्व जब करेगा तभी वह यह डिसीजन ले पाएगा कि वह कार्य को उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए आवश्यक है कि नहीं है। तो किलपैट्रिक ने परियोजनाओं के 2 प्रकार भी बताए हैं, व्यक्तिगत परियोजनाएं, सामूहिक परियोजनाएं की मतलब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो केवल प्रोजेक्ट इंडिविजुअल किए जाते हैं, जब वो छोटे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, और कौन से हैं जो ग्रुप्स में की जाती है। मोस्टली हो जाती हैं ग्रुप्स में करने वाली चीज़ें, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, असाइनमेंट दिए जाते हैं, वो ग्रुप्स में ही सॉल्व किए जाते हैं, डिस्कशन करके आपस में काम को बांट कर। उसके बाद क्रिएटिव भी हो जाती हैं, प्रॉब्लमैटिक परियोजनाएं हो जाती हैं, और उन्होंने इनके लिए बहुत से प्रिंसिपल्स भी बताए कि किस सिद्धांत पर ये परियोजनाएं बेस्ड हैं। उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, वास्तविकता का, उपयोगिता का, सामाजिकता का, समन्वय का, स्वतंत्रता का, इस तरीके से इन्होंने इसके सिद्धांत भी बनाए हैं। अब मेजर चीज़ आ जाती है उनके स्टेप्स पे। स्टेप्स क्या होता है, इसका क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सबसे पहले क्या होता है कि जो उसके लिए जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं उसके लिए उसको परिस्थिति को क्रिएट करना होता है, उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम प्रोजेक्ट मेथड में सबसे पहला पार्ट हम ये मान के चलते हैं कि हमें उसको सिलेक्ट करना है, जैसे प्रॉब्लम में होता है कि मुझे प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी है। बट इसमें क्या होता है, पहले उस प्रोजेक्ट को देने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है। इसके स्टेप्स मैं एक जगह पे लिखे हुए आपको इसके वो नोट्स में भेज दूंगी, तो इनके स्टेप्स को आप अच्छे से लर्न कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं हम ये डिस्कशन मेथड पे। डिस्कशन मेथड क्या होता है, एक हमें कोई टॉपिक दे दिया जाता है और उस पे ग्रुप्स को डिवाइड करके बिठा दिया जाता है। तो छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं 4-4 मेंबर्स के, 5-5 मेंबर्स के, और उस पे टॉपिक दे के एक कहना चाहिए कि एक हेल्दी डिस्कशन, एक परस्पर चर्चा की जाती है। इसको चर्चा विधि बोलते हैं हिंदी में। और कई बार इस चर्चा में हम कुछ एक्सपर्ट्स को भी इनवाइट कर लेते हैं, और कई बार ये सिंपल वे में क्लासरूम में भी डिस्कशन मेथड होता है। तो ये पब्लिक डिस्कशन भी हो सकता है, एजुकेशनल डिस्कशन भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। और जो हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं वो एक हमारा एक तरीके से मानते हैं कि चर्चा विधि का एक तरह से प्रकार होता है, जिसमें सेमिनार्स वगैरह होते हैं, एक्सपर्ट बुला लिए, वो उस चीज़ों को डिस्कशन करके आपस में हमें कुछ चीज़ें सिखाते हैं। तो ये चर्चा विधि है। इसमें जो छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं, लघु समूह बनते हैं, इस तरह क्वेश्चन भी आया हुआ है। संगोष्ठी का एक प्रकार होता है इसका, संगोष्ठी मतलब इसी में आ जाता है।
तो इस तरीके से अब इसमें इसके भी स्टेप्स होते हैं कि किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी है, ऑडियंस कौन सी है, कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, उसका टाइमिंग क्या है, उसका प्रोसेस कैसे चलेगा, लास्ट में उसका एक जो इवेल्युएशन होगा, उसका फीडबैक होगा। इस तरीके से इसके भी थोड़े से स्टेप्स में ये डिस्कशन मेथड चलता है। अब आ जाती है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में सीधा सीधा हम ये मान के चलते हैं, जो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, नवीन जो सोच को हमारा लाना चाहते हैं, एक दिमाग में एक उथल पुथल लाना, हमारे विचारों में आंधी लाना, इसको ऐसे शब्द बोले जाते हैं, वो होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क उद्वेलन विधि। तो इसमें मोस्टली दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो बिल्कुल मॉडर्न मेथड है और नवीन विचारों से संबंधित है, और दूसरा ये दी है AF ऑसबॉर्न ने, ये इसका मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मेनली आपके जो मेजर आपके, तो ये मैंने आपके ज़रूरी जो टीचिंग मेथड्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं उसको डिस्कस किया है। मैंने एक तरीके से आपका एक रिविजनरी वीडियो बनाया है कि आप एटलीस्ट जान सकें आपके मेथड्स कौन से हैं, उस मेथड में मेजर जो चीज़ है वो क्या है। तो मैंने उसको डिस्कस किया है। मेजर चीज़ यही पूछता है कि ये मेथड है कौन सा है, ऑटोक्रेटिक है कि डेमोक्रेटिक है कि लेजिस्फायर है, स्टूडेंट सेंटर्ड है कि टीचर सेंटर्ड है। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि किसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, टीचर किस में एक्टिव होता है, स्टूडेंट का रोल किस में ज़्यादा होता है, और कोई टीचिंग मेथड किसी ने दिया है तो उसका नाम पूछ लिया गया, कोई ईयर पूछ लिया गया। तो इससे जो मेजर चीज़ें हैं वो मैंने डिस्कस कर दी। और एक दो क्या कहते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मेथड है और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनमें क्या है, प्रोजेक्ट मेथड वगैरह में स्टेप्स का भी पूछ लेता है कि फर्स्ट स्टेप कौन सा आ जाता है या लास्ट स्टेप कौन सा आता है। तो इतने ही जनरल क्वेश्चन इस टीचिंग मेथड वाले चैप्टर से आपके निकलते हैं, और सेकंड यूनिट में आपके ये टीचिंग मेथड्स ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं उसी को हाईलाइट करते हुए आपको चीज़ें बताई हैं। बाकी जो इनके मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, मैं नोट्स सारे भेज दूंगी आपको, बुक्स में सब में दिए हुए हैं, उसको एक बार आप सब लोग उसमें भी रीडिंग लगा लीजिएगा। लेकिन जो क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किसने ये टीचिंग मेथड दिया है, कौन सा ये टीचिंग मेथड है, कोई इसका कोई टाइप है, कोई इसका स्टेप है, ये सब मैंने आपको ज़रूरी पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। ओके, इसके अलावा आपको लगे कि हाँ अभी आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, यू कैन आस्क फ्रीली फ्रॉम मी। आप किसी भी टाइम मेरे से आराम से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगेगा कि नहीं, आपको कोई मेथड अभी आपको लग रहा है कि इसमें और रिलेटेड कंटेंट मैम को अभी आपको और बताना चाहिए, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं और डिटेल में इसका वो बना दूंगी। बट जितना ज़रूरी कंटेंट को लेके जो ज़रूरी चीज़ें पूछी गई हैं अभी तक एग्ज़ाम में, मैंने उसको ही इसमें डिस्कस किया है। बाकी आप मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आप लोग बुक से या जो मैं मैटर भेजूंगी उससे एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। ओके गाइस, टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट द टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनिट सेकंड, तो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। ओके गाइस, गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो